हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है आज का दोस्तों, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका। क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 यानी अध्याय नंबर 6 की बात कर रहे थे, जिसका नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, जो हमारी क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के का ही एक चैप्टर है। तो हम लोग लगातार इन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर को भी हमने अच्छे से समझा था। तो अब नंबर आता है किसका, अध्याय नंबर 6 का, कि अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका क्या होती है। तो अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका क्या है, क्या अब जैसे कि पिछले ही वीडियो की अगर हम लोग बात करें, जो शांति हेम्ब्राम का चोरी वाला मुकदमा था, उस चोरी वाले केस में क्या हुआ था, चूंकि शांति तो निर्दोष साबित हुई, लेकिन जज साहब का फैसला अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो जज साहब ने, मजिस्ट्रेट साहब ने आखिरी में बोला था कि इसको मैं जोर दे रहा हूँ इस चीज़ पर कि जो राव साहब है, सब इंस्पेक्टर राव है, उसकी लापरवाही यहाँ पर हुई, इस वजह से शांति को 1 महीना जेल में रहना पड़ा। तो पुलिस की लापरवाही को चलते उनकी जांच करवाई जाए कि क्यों ऐसा हुआ, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि सबसे पहले मामला जो दाखिल होता है वो पुलिस के पास ही तो होता है। आपराधिक केस शुरू ही पुलिस की एफआईआर से होता है। तो पुलिस का क्या क्या रोल है वो समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके समझते हैं कि पुलिस का क्या रोल है। अपराध में पुलिस, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका। अपराध की जांच करती सबसे पहले पुलिस। सबसे पहले क्या होता है, पुलिस अपराधी की शिकायतों को दर्ज, अपराध की शिकायत को दर्ज करती है, जिसका नाम क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफआईआर। पुलिस सबसे पहले क्या करती है, अपराध की शिकायत को दर्ज करती है। फिर बाद में क्या करती है, जांच करती है, गवाहों का बयान लेती है। जांच में क्या करती है, गवाहों, कुछ अगर गवाह मिले हैं उस क्राइम के, उस अपराध के, तो सबसे पहले गवाहों के बयानात दर्ज करेगी। सबूत इकट्ठा करती है, कुछ दिन लेती है, सबूत इकट्ठा करती है कि जो क्राइम हुआ है वाकई में वो हुआ कि नहीं हुआ है। सबूत मिलते हैं तो वो इकट्ठा करती हैं। यदि सबूत आरोपी के खिलाफ, जिस व्यक्ति को आरोपी माना गया है और गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ अगर सबूत मिल जाते हैं तो उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होता है और चार्जशीट दाखिल होती है। तो आरोप पत्र के साथ चार्जशीट दाखिल की जाती है अदालत में। तो पुलिस क्या क्या कर रही है, पहले तो एफआईआर दर्ज करती है, गवाहों के बयानात लिखती हैं, सबूतों को इकट्ठा करती है, आरोपी के खिलाफ सबूत होने पर आरोप पत्र दाखिल करती है, चार्जशीट फाइल करती है। बस इसके अलावा कोई काम पुलिस नहीं करती है। उसके अलावा जो तीसरा काम होता है कि आरोपी दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश खुद तय करते हैं। यानी जो आपके जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, वो खुद तय करते हैं कि आरोपी दोषी है कि नहीं है। तो आरोपी से दोषी होने के बीच में किसका फैसला होता है, वो होता है आपके न्यायाधीश का फैसला होता है। तो न्यायाधीश तय करते हैं कि कोई व्यक्ति आरोपी दोषी है कि नहीं है। दोस्तों, आपने इकाई 1 जरूर पढ़ा होगा। इकाई 1 में पहले ही हम लोग बात कर रहे थे, भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे बार बार एक चीज़ पर गौर करवाया गया था, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ की बात करी थी। तो कानून का शासन क्या होता है, हर व्यक्ति कानून के अधीन है, चाहे पुलिस ही क्यों ना हो। तो पुलिस हो या कोई भी व्यक्ति हो, सब कानून के अधीन ही होते हैं। तो हर एक व्यक्ति कानून के अधीन होता है, यानी कोई व्यक्ति कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि देश में कानून का राज है। और चाहे पुलिस भी क्यों ना हो, पुलिस भी क्या होते हैं, पुलिस भी कानून के दायरे में ही आती है। पुलिस को कानून के मुताबिक चलना चाहिए। एक तो पुलिस को कानून के मुताबिक चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कानून प्रक्रिया को तोड़ के, कि कानून को दरकिनार रख के काम करना चाहिए। कानून के हिसाब से चलना चाहिए। साथ ही साथ मानव अधिकारों का सम्मान भी करना चाहिए। मानव के जो अधिकार है, मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स को भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई मानव अधिकार से मतलब क्या है, उसको सताना नहीं, पीटना नहीं, भाई उसको प्रताड़ना नहीं करना, उस इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। हमेशा ये होता है ना कि जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया उसको 2-4 चांटे तो लगा ही देते पुलिस वाले, मारना, ये गलत होता है। अभी वो तय का हुआ कि वो दोषी है, दोषी तो होने दो उसको। हमारे देश की अजीबोगरीब प्रक्रिया है, जब तक कोई आरोपी दोषी नहीं हो जाता तब तक उसको मारते हैं, और जैसे वो आरोपी दोषी हो जाता है उसके बाद जेल भेज दिया, उसके बाद मारना बंद। तो उसको पहले क्यों मार रही है, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट होता है ना, 3rd डिग्री 2 डिग्री ट्रीटमेंट, जो हवालात में मारपीट होती है, मारते हैं। दोस्तों, इसके बारे में कहीं पर भी लिखा हुआ है, ये सही है ही नहीं। अब तो बहुत कम हो गया, अब तो लगभग सब कुछ बंद कर दिया गया। पहले बहुत होता था, लेकिन अब ये मानव अधिकार का उल्लंघन अब नहीं होता है, क्योंकि दिशा निर्देश दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक कि ऐसा तो नहीं करोगे आप। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी
हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत में और पूछताछ से संबंधित कुछ गाइडलाइन तय किए, कुछ दिशा निर्देश तय किए कि आप ये करेंगे, ऐसा मत करिए। पुलिस को किसी भी तरह से सजा देने का अधिकार नहीं दिया गया। पुलिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा नहीं दे सकता, जैसे सताना, मारना, गोली मारना, ये जो है क्या है, पीटना, पीट नहीं सकता, सता नहीं सकता, किसी को गोली नहीं मार सकता, इनकाउंटर नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें पुलिस को नहीं दी गई, क्योंकि आपको ये अधिकार नहीं है किसी को सजा देने का। सजा कब किसी को दे सकते हैं, जब वो दोषी करार दिया जाए, और सजा देने का अधिकार भी केवल न्यायाधीश महोदय को, न्यायालय को ही है, बाकी किसी को नहीं है। तो ऐसे में पुलिस की भूमिका यहाँ पर नहीं होती है। दोस्तों, इसमें एक अधिकार बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई पुलिसमैन किसी को गिरफ्तार करता है तो वो आरोपी होता है जिसको गिरफ्तार करता है। तो एक आरोपी को गिरफ्तारी से संबंधित क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार का नाम है आर्टिकल 22। अनुच्छेद नंबर 22 किसी भी आरोपी को गिरफ्तारी के विरोध में कुछ अधिकार देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी की गिरफ्तारी हो रही, मान लो आप ही को किसी मामले में, आप मामला पता ही नहीं आपको, लेकिन पुलिस आगे गिरफ्तार करने के लिए कि यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन आपका पहला क्वेश्चन होता है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इस देश में गिरफ्तार होने का कारण जानने का पूरा अधिकार है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का भी अधिकार है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। इसका मतलब मान लो आज गिरफ्तारी हो गई, ठीक है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप तो आरोपी ने, केवल दोष थोड़ी सिद्ध हुआ और आप इनोसेंट निकले, तो फिर आपको गिरफ्तार थोड़ी कर, इतने समय तक आपको जेल में थोड़ी रख सकते हैं। तो रूल ये बनाया गया कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ही मुकदमा दाखिल किया जाना चाहिए, और अगर मुकदमे में दम होगा तो न्यायाधीश महोदय आगे बढ़ाएगा, नहीं तो छोड़ देगा आपको। तो 24 घंटे के अंदर ही किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। लेकिन दो बातें लिखी हुई, यदि यात्रा अगर किसी बस से या कहीं दूर से उसको लाया जा रहा है तो यात्रा का समय 24 घंटे में से माइनस करना पड़ेगा, या संडे या कोई छुट्टी बीच में हॉलीडे पड़ गई तो उसको भी माइनस करना पड़ता है, उसको नहीं गिनेंगे, नहीं तो 24 घंटे वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो 24 आवर के बीच में किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। हिरासत में दुर्व्यवहार या यातना के विरुद्ध अधिकार। हिरासत में दुर्व्यवहार या यातना के विरुद्ध अधिकार मतलब हिरासत में अगर किसी व्यक्ति को लिया गया तो उसमें उसको वहाँ पर यातना नहीं दे सकते, उस व्यक्ति के खिलाफ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। तो न तो व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार कर सकते, न उसको यातना या परेशान या प्रताड़ित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को इतना मजबूर नहीं किया जा सकता मार मार के कि भाई आप खुद के लिए गवाही दो, कबूल करो कि आप ही ने किया है, ये किया वो किया। वो अपनी मर्जी से कबूल कर सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मार मार के ज़बरदस्ती उसको वो अपराध स्वीकार करवाना, तो या गवाही देने के लिए बोलना कि देना अदालत में गवाही अपने लिए, तो क्योंकि गवाही नहीं मिल रहे तो उसी को करवा रहे। तो किसी भी व्यक्ति को अपने आप के खिलाफ गवाही देने के बजाय शांत रहने का अधिकार भी है। तो आर्टिकल 22 से बोलता है कि आप किसी व्यक्ति को, पुलिसमैन किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए, यानी खुद को खुद के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। 15 साल से छोटे बालक और महिला को केवल पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। आपको पूछताछ करनी है तो घर पे जाके कर सकते हो, लेकिन केवल पूछताछ के लिए महिला और 15 साल से नीचे के बालकों को पुलिस थाने नहीं बुलाया जा सकता, ये ध्यान रखना। तो ये आर्टिकल 22 बहुत सारी बातें करता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना है, इसको काम भी आएगा आपको। हिरासत तथा गिरफ्तारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश क्या थे। हिरासत और गिरफ्तारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश, गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन को हम लोग DK बसु गाइडलाइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये गाइडलाइन DK बसु गाइडलाइन के नाम से भी प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इस गाइडलाइन में पुलिस वालों के लिए हिरासत से संबंधित या गिरफ्तारी से संबंधित क्या क्या बातें बोली गई है, इसकी हम लोग बात करते हैं। पहली बात, गिरफ्तारी करने वाले पुलिस की पहचान और नाम पट्टी व्यवस्थित होना चाहिए। अगर कोई पुलिस वाला गिरफ्तारी करने जा रहा है किसी व्यक्ति की, अगर कोई पुलिसमैन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, अगर इस पुलिस के यहाँ पर ये बेच नहीं लगा हुआ है तो गिरफ्तार नहीं कर सकता। जैसे कि आप देख पा रहे हो पुलिसमैन के यहाँ पे मान लो बेच नहीं लगा हुआ है, उसका नाम लिखा होना चाहिए उसमें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी गिरफ्तारी कौन करने आ रहा है। पता चला कि कोई ऐसे ही कोई दूसरा आ गया और आपको उठा के ले गया तो पुलिसमैन के लिए हिदायत दी जाती है कि अपना बेच जो है वो व्यवस्थित लगा के जाए, तभी आप गिरफ्तार कर सकते हो। दूसरा,
अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी की पूरी जानकारी होना चाहिए। अरेस्ट मेमो मतलब जो अरेस्ट वारंट होता है ना, उसमें गिरफ्तारी से संबंधित पूरी जानकारी होना चाहिए। क्या क्या जानकारी होना चाहिए? पहले तो गिरफ्तार कब किया गया, पुलिस जब उसको गिरफ्तार कर रही, हिरासत में ले रही है, तो उसके घर में वहीं लिखना है कि भाई 10:00 पर गिरफ्तार किया। तारीख भी लिखना पड़े कि आज इस तारीख को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ कि हाँ इसी समय और इस तारीख को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। इसके सत्यापन के लिए गवाह के साइन चाहिए, तो गवाह से लिखवाएंगे कि साइन करो कि हाँ भाई इसको यहाँ से हमने गिरफ्तार किया आपके सामने। और वो गवाह कोई परिवार का सदस्य भी हो सकता है, परिवार का सदस्य भी भाई सत्यापन कर सकता है कि हाँ भाई इन्होंने यहाँ से इस व्यक्ति को पकड़ा है इस आरोप के बारे में, और इसमें व्यवस्थित जानकारी है कि इसको कारण भी बताया गया। क्योंकि क्या है कि पुलिस को अरेस्ट मेमो में सब कुछ लिखना पड़ेगा। गिरफ्तार होने वाले के अरेस्ट मेमो का मतलब अरेस्ट वारंट नहीं होता, वारंट तो वो लेके आते हैं, लेकिन जब वारंट निकलता है, जब उसको गिरफ्तार करते हैं तो एक मेमो बनाते हैं कि हाँ हमने इसको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया, यहाँ से उठाया, इतने बजे उठाया, ये करा, सब कुछ लिखा होता है। तो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के भी हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। क्या वो अपनी मर्जी से, उसको सब पता है जानकारी, तो गिरफ्तारी का वो साइन करने पड़ेंगे। उस साइन करने के बाद ही आप उसको उसकी जगह से या कहीं से भी उठा सकते हो, ये सब कुछ करना पड़ता है। तीसरा जो पॉइंट बोलता है हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने संबंधी या दोस्त या शुभ चिंतक को जानकारी देने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि जैसे हिरासत में ले लिया तो आपको फ़ोन करने नहीं दिया जा रहा है, किसी को इत्तला करने नहीं दिया जा रहा है। आपको ये मौका दिया जाता है कि आप अपने घर वालों, परिजनों या शुभ चिंतकों को फ़ोन करके बता दो कि आप परेशानी में हो सकता है वो आपकी हेल्प करने के लिए आ जाए, आपके लिए वकील कर लाए। तो हर एक व्यक्ति को, हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने शुभ चिंतक, दोस्त या परिजनों को फ़ोन करने का, जानकारी देने का पूरा अधिकार मिलता है। यदि संबंधी दोस्त जिले से बाहर है, मान लो आपके परिजन, संबंधी या शुभ चिंतक दोस्त जिले से बाहर, इस जिले में है ही नहीं, तो गिरफ्तारी के 8 से 10 घंटे के भीतर ही गिरफ्तारी का समय और स्थान और हिरासत की जानकारी उसको भेजना पड़ेगी। 8 से 12 घंटे के बीच में भेजना पड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक आप गिरफ्तार नहीं रख सकते। 24 घंटे में तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, लेकिन जमानत के लिए कोई तो आएगा, तो इसलिए कौन आएगा? जब पता चलेगा कि आप जेल में हो। तो बहुत सारे लोग घर से दूर पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग घर से दूर नौकरियां करते हैं, घर वालों को महीने में 1-2 बार, 2-4 बार फ़ोन करते हैं। आजकल तो फ़ोन आ गए तो ठीक है, नहीं तो पता चला कि गिरफ्तारी हो गई और बहुत दिनों तक घर वाले तो सोच रहे हैं कि आदमी नौकरी कर रहा है और 1-2 महीने की जेल काट के आ रहा है, तो पता नहीं चल रहा है। जबकि अगर वो परिवार वालों को पता चलता तो उसको छुड़वा सकते थे ना। तो कुल मिलाकर के अगर आपके परिजन, शुभचिंतक या दोस्त कोई हैं तो उसको इत्तला करने का अधिकार है। लेकिन अगर वो जिले से बाहर है तो भी आपको उनको 8 से 12 घंटे के अंदर इत्तला की, उनकी जानकारी देनी पड़ेगी। हिरासत की जानकारी, समय और स्थान की जानकारी देनी ही पड़ेगी। वो पुलिस वालों को ये करना पड़ता है कि गाइडलाइन है। नेक्स्ट बात करते हैं एफआईआर क्या होती है। एफआईआर का मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, या इसे कहते हैं प्राथमिकी रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसमें सबसे पहले सूचना दी जाती है कि भाई आरोप हुआ, कोई अपराध हुआ है, तो अपराध की सूचना देने के लिए है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद ही अपराध की पड़ताल करती है। बिना एफआईआर के पुलिस थाने से बाहर जाके पड़ताल नहीं करेगी। आपके मामले में इंटरफेयर पुलिस तब कर सकती है जब एफआईआर होगी। मान लो, फर्ज करो कि आपके घर में चोरी हुई, अभी जस्ट चोरी हुई, आपको अभी पता चला, और आप एकदम आपके साइड में एक पुलिस वाले रहते हैं, पुलिस वाले, एसआई साहब, जो भी बड़े अधिकारी भी रहते हैं, तो सीधा दौड़ के जाओगे उनके पास कि साहब मेरे चोरी होगी, जाओ चल जल्दी से उसको, चोर को पकड़ो। तो क्या वो पुलिसमैन तुरंत क्या कार्रवाई कर सकता है? तो बिल्कुल वो तुरंत कार्रवाई नहीं करेगा। उनको बोला जाएगा कि पहले एक काम करो, आप मैं इस थाने के, इस एरिया के थाने का थानेदार भी नहीं हूँ, मैं तो दूसरे एरिया का हूँ, और आपको हिदायत देता हूँ कि सबसे पहले जाकर इस एरिया के थानेदार के पास जाइए और वहाँ जाकर के एफआईआर दर्ज करवाइए। आपके अपराध दर्ज होने के बाद ही कोई पुलिसमैन आपके अपराध की जांच कर सकता है। तो मैं भले ही आईजी हूँ या डीएसपी या कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी भी होता, तो भी इस मामले में आपकी सीधी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अपराध के लिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक प्रोसीजर आगे बढ़ेगी नहीं। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद ही अपराध की पड़ताल की जाती है। अपराध की सूचना मिलने पर ही एफआईआर दर्ज होगी। अपराध की सूचना, देखिए, बिना सूचना मिले एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती कि भैया वहाँ चोरी हुई है, किसी और ने बता दिया कि चोरी हुई, चोरी दर्ज कर लो। जब तक कि वो अब जिसके पीड़ित आकर के ये बयान न दे दे कि हाँ हुई है, तब तक एफआईआर दर्ज कैसे होगी? एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी ना। पुलिस को सूचना मौखिक या लिखित रूप से मिल सकती है। अब पुलिस को या अपराध की सूचना या तो फ़ोन पे मिल सकती है, वो फ़ोन पे जाकर के सीधा एफआईआर बुक लेके चला जाएगा, घर पे जाएगा और क्या हुआ चोरी देख के वहीं एफआईआर दर्ज कर लेगा।
या फिर लिखित रूप में वो लिखित में दे देगा कि एफआईआर दर्ज करो, ये वो वाकया हुआ, तो आप लिखित में भी दे सकते हो उनको और मौखिक में भी दे सकते हो। जानकारी आपको देना पड़ेगी उनको, बिना जानकारी के आगे काम नहीं चलेगा। एफआईआर की विषय वस्तु क्या होती है? विषय वस्तु का मतलब होता है कि एक एफआईआर जो होती है उसमें वो क्या लिखते हैं, एक्चुअल में पुलिसमैन एफआईआर में लिखते क्या है वो समझते हैं। पुलिस में एफआईआर में सबसे पहले लिखते हैं कि वारदात जो हुई उसकी तारीख क्या है, वारदात किस तारीख को हुई, और अगर आपको समय पता है कि इस समय पे हुए तो वारदात का समय भी लिखना पड़ेगा, और किस जगह पर चोरी हुई, वारदात हुई तो वारदात का स्थान भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो वारदात की तारीख, वारदात का समय और वारदात का स्थान, इन तीनों चीज़ों के बारे में एफआईआर में मेंशन किया जाता है। वारदात की पूरी घटना का विवरण भी लिखा जाता है। आपको पूरा पूरा बताना पड़ेगा कि साहब ऐसा हुआ, जैसे मैं कमरे में गया, मैंने अपना कबर्ड खोला तो मैंने पाया कि मेरा हार गायब था। मुझे शक था कि कहीं ना कहीं शांति नाम की नौकरानी ने वो हार चुराया था, क्योंकि अक्सर वो शांति मेरे रूम में ज़्यादा समय तक रहती थी और मेरे रूम में बिना बताए शांति के अलावा कोई नहीं आता था। उसी समय शांति के बक्से की तहकीकात की गई तो शांति के बक्से से 10,000 रुपये मिले। हमें वही शक हो गया कि शांति ने ये पैसे हमारे हार को बेच करके लेकर के आई थी। तो ये समझा, ये डिस्क्रिप्शन है। तो जो आपने देखा, जो आपको लगा, वारदात का पूरा पूरा विवरण आपको देना पड़ेगा। अपराधी का पता हो, अगर मान लो कि अपराधी कौन है, जैसे इस केस में अपराधी पता था इनको, ये बोल रहे थे कि अपराधी पता है हमको, शांति ही चोर है, तो अपराधी का नाम और गवाह का उल्लेख भी करना है। तो गवाह तो खुद वही थी, मिसेस शिंदे और मिस्टर शिंदे। शिकायत दर्ज करने वाले का नाम, शिकायत कौन दर्ज करवा रहा है, शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम, करने नहीं कराने वाले का नाम। मान लो कोई आप दर्ज कराना जा रहे हो तो आपका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे उस केस में मिस्टर शिंदे गए थे तो मिस्टर शिंदे का नाम और हस्ताक्षर करना पड़ेगा। शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक नकल प्राप्त करने का अधिकार है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। शिकायतकर्ता जो होगा, शिकायत लेके जाएगा, उसको एफआईआर की कॉपी लेनी पड़ेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, वो उसका कोई चार्ज अलग से नहीं लिया जाता, ये देनी पड़ती है उनको। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि पुलिस की भूमिका किस तरह से होती है। एफआईआर समझ में आ गई कि एफआईआर में क्या क्या होता है। एफआईआर में बहुत सारी चीज़ें मेंशन करते हैं और पुलिस की भी यहाँ पर अहम भूमिका होती है। लेकिन अगर पुलिस यहाँ पर लापरवाही करे तो शांति के समान किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है, निर्दोष होने के बावजूद भी। वो तो भला हो कि केस में कुछ ऐसे वाक़ये सामने आए जिसने केस को क्लियर कर दिया और शांति निर्दोष साबित हो गई। लेकिन अगर शांति निर्दोष साबित नहीं होती तो शांति को और समय भी कुछ जेल में बिताना पड़ता है, जो कि बहुत ही गलत था। किसी मासूम व्यक्ति को सज़ा काटने दे, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि न्यायपालिका बोलती है कि मासूम को तो सज़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको मैग्नेट ब्रेन्स नाम की हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com, वहाँ पर जाना है और जैसे magnetbrains.com पर आप जाओगे आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 100% फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको मिलेगा सीबीएसई हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल है। आप सीबीएसई हिंदी मीडियम पर जाएंगे तो आपको क्लास 8 क्लिक करना है। जैसे क्लास 8 पर गए आपको क्लास 8 के सारे टीचर यहाँ पर अवेलेबल दिख जाएंगे कि क्लास 8 में कौन कौन से टीचर है। क्लास 8 के टीचर में से किसी भी टीचर के नीचे लिखा हो, हर एक टीचर के नीचे लिखा हुआ है वॉच नाउ। वॉच नाउ पर जैसे आप क्लिक करते हैं वहाँ पर आपके सामने दूसरा एक विंडो शुरू हो जाता है। इस विंडो में आपको क्या करना है, वॉच चैप्टर वाइज वीडियो दिख रहा है। इस वॉच चैप्टर वाइज वीडियो में आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम, परिचय, पाठ का नाम, ऐसे अलग अलग बहुत सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो बहुत सारे अध्याय, सब्जेक्ट और टॉपिक, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। आपको बस करना कुछ नहीं, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने वीडियो शूट हो जाएगा और आप आसानी से अपना वीडियो जो आप देखना चाहते हैं जिस टॉपिक का, वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों है ना ये अच्छा विकल्प, इससे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दी जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।